वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कि मुलायम सिंह जी को ये नहीं मालूम कि करहल से सपा का प्रत्याशी कौन है। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको। ये डर करने वाला वस्त्र नहीं है, ये तो सुरक्षा और संरक्षण देने वाले वस्त्र है। फर्स्ट फेज में ही इलेक्शन के परिणाम तय हो गए। लेकिन वो जो आपने 80% सीटें कही थी, उसमें कहीं ना कहीं वो 80-20 वाला एक रेशो भी आया था। वो मैंने कहा ना, 80% सीटें हम तभी जीतेंगे जब 80-20 होगा जी। तो 80% लोगों ने जो विकास का, राष्ट्रवाद का, सुरक्षा का समर्थन करते हैं, वे सभी 80% हैं। जो लोग अपराध का, माफियावाद का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वे 20% हैं। तो ये तो लड़ाई शुरू से चली आ रही है और उसी आधार पर मैंने कहा था, और ये वही ट्रेंड चला आ रहा है भैया। आप इसको देखेंगे, वही चला आ रहा है, और जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो यही रिजल्ट भी सामने आएगा। तो जब भी चुनाव हुआ है, जब से आपने यहाँ टेक ओवर किया है, आप बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे। हर प्रदेश में जहाँ इलेक्शन होता है आपकी डिमांड होती है। इस समय जब आप यूपी में फोकस हो गए हैं, तो बाकी जगह पर जो आपकी मांग थी उस पर असर पड़ा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। मैं उसका एक छोटा सदस्य हूं। इस पूरे अभियान को नेतृत्व देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, इन सब की डिमांड होती है, और सभी लोग जाते हैं अपने अपने उसमें प्रचार करने के लिए जाते हैं। मुझसे भी कहा गया था, मैंने उत्तराखंड में कुछ सीटों पर प्रचार किया, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मेरी यहाँ व्यस्तता को देखते हुए पार्टी ने मुझे इसकी छूट दी। आपको आमतौर पे किसी भी चुनाव में गेम चेंजर माना जाता है कि आपकी एंट्री के बाद चेंज हो जाता है, लेकिन कल उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी एक ऐसी एंट्री हुई है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद कोई गेम चेंज हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव कल पहली बार वहाँ करहल में आए हैं। आपको क्या लगता है, कितना इम्पैक्ट उसका? अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुलायम सिंह जी को ये नहीं मालूम कि करहल से सपा का प्रत्याशी कौन है। अब जब ये स्थिति आ जाए कि पिता को ये ना मालूम हो कि मेरा ही पुत्र यहां से चुनाव लड़ रहा है, तो अनुमान कर सकते हैं कि जनता से कितना संवाद होगा सपा प्रत्याशी का करहल में। सर, आप जहां भी जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे आपका एक खास इम्पैक्ट होता है। मुझे थोड़ा सा घूमने का मौका मिला, आम पब्लिक भी ये मानती है। मोदी जी ने भी कहा कि माफ़ी मांग रहे हैं और अपराधी यूपी छोड़ गए, लेकिन उसके बावजूद आपके जो विरोधी हैं वो आपको लॉ एंड ऑर्डर पर घेरते हैं, जैसे हाथरस, उन्नाव या लखीमपुर खीरी। ऐसा क्या है कि ये जो इंसिडेंट हैं ये इतने बड़े हो गए हैं कि बाकी का काम जो है वो? देखिए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर जो अपराध था वह सत्ता प्रायोजित था। अपराधी को, माफिया को सत्ता का सीधे सीधे संरक्षण प्राप्त होता था। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने के बाद अपराध को प्रभावी नियंत्रित किया गया, और अगर कहीं पे किसी ने अपराध किया, कानून को बंधक बनाने का प्रयास किया, तो सरकार ने बिना चेहरे देखे कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी की है। ये जनविश्वास का प्रतीक बना। अलग विषय है कि जब विपक्ष को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुद्दा नहीं मिलता था, तो वह एक घटना को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है, करती रहती थी, करती है। लेकिन हम लोगों ने जो भी किया है वो नियम संगत किया है और नियमानुसार किया है। ये जो चुनाव है, इसमें बाकी के इशू जो कम्युनल इश्यूज हैं, सांप्रदायिक जो इशू हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं कि जो बेसिक इश्यूज
हर चुनाव में होते हैं, जिनमें आपकी सरकार ने 5 साल में जो भी काम किया होगा, करप्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि मतलब आप उन बातों को लोगों तक पहुंचा पाए हैं जो आप? देखिए, चुनाव को सांप्रदायिक रूप देने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया। जब हम गन्ना की बात करते थे तो जिन्ना की बात करते थे। जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब उन्होंने जिन्ना को महिमामंडित करना शुरू कर दिया था। जब हम विकास की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उन्होंने ये शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से उसका जवाब तो देना था। अन्यथा विकास कार्यों को और लोक कल्याणकारी कार्यों को या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। सीएम साहब, आपकी इस बात से कि यूपी में लोगों को रोजगार और सब, और जो बाकी प्रदेश हैं उनमें भी यूपी के लोगों का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि यूपी के बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। ऐसे में जब एक दूसरी स्टेट का चीफ मिनिस्टर जब ये कहता है कि मैं यूपी के भाइयों को यहाँ आने नहीं दूंगा, तो उसके पीछे क्या डर छुपा है उसका? देखिए, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दिखाता है कि कांग्रेस जिस नकारात्मक राजनीति को लगातार कर रही थी वो खुल करके सामने आ गई है। कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल इस देश को कितना जख्म देगा, ये वास्तव में चिंताजनक भी है देशवासियों के लिए, क्योंकि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, आतंकवाद का जख्म ये कांग्रेस ने ही देश को दिए हैं। और श्रीमान चन्नी का ये बयान इन जख्मों में नमक छिड़कने जैसी स्थिति है। यह देश कांग्रेस के इस प्रकार के कृत्यों के लिए कभी उसे माफ नहीं करेगा। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ तो डायनेस्टी बहुत बड़ा इशू था। ये जो राजनीति में जो विरासत बहुत बड़ा इशू था, आपकी स्टेट में भी ये समस्या है, वो कितना प्रभावित करेगी इस इलेक्शन? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की पूरे एजेंडे को बदल दिया है। अब जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि देश के अंदर विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही आज के दिन पर जनता जनार्दन अपना समर्थन और अपना सहयोग दे रही है, और यही मुद्दे आने वाले समय में प्रभावी होने हैं। और 5 साल में वो ऐसा कौन सी बात है जो आपको कंटेंट करती है कि यूपी के लिए मैं ये करना चाहता था और मैंने ये कर दिया? मैंने आने वाले 5 साल में आपका क्या प्लान? जैसे देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संविधान होता है, ऐसे ही सरकार की व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान के प्रति पूरी निष्ठा व्यक्त करते हुए हमारे पास अपना घोषणा पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र कहा। हम लोगों ने 2017 में अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया था और जो वायदे प्रदेश की जनता से किए थे, उसको अक्षरशः पूरा किया है और पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है। जब हमने काम किया है तो फिर इसके बाद पश्चाताप कहाँ से कोई आता है? आने वाले 5 साल में आपके हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र का 2022 के इलेक्शन का भी जारी कर दिया है और एक एक मुद्दे को हम लोगों ने बैठ के तय किया है, और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उन सबको भी पूरा करेगी। सर, इस इलेक्शन में समाजवादी और बीजेपी के अलावा जो बाकी प्लेयर हैं उनको आप कहाँ देखते हैं इस लड़ाई में? कांग्रेस? मेरा ये मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और ये अन्य सभी छुटभैया एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। जब रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 80% से अधिक सीटों पर विजयी बनी थी। 2nd पोल बीएसपी ने किया था
वो 10 सीट पाई थी और बीएसपी के हाफ सीट एसपी पाई थी। तो अभी जो अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कि सपा कहीं लड़ाई में है। सपा तो लड़ाई के बाहर है, क्योंकि अगर वह लड़ाई में होती तो उसको दूसरों की बैसाखी की आवश्यकता क्या थी फिर। और कभी कांग्रेस से, कभी लोक दल से, कभी बसपा से, हर बार एक छटपटाहट उसके मन में, किसी प्रकार सत्ता में चढ़ूं। लेकिन इन परिवारवादियों और इन अवसरवादियों को प्रदेश की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार इसका सही आंकलन होना चाहिए कि सेकंड कौन पोल कर रहा है। और एक नए प्लेयर एंटर हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो आपको क्या लगता है, क्या मकसद है उनका इस? देखिए, उनका अपना एक व्यापक जनाधार है और अपने उस व्यापक जनाधार के आधार पर वे चुनावी मैदान में हैं। क्या करहल जो है नंदीग्राम हो सकता है? देखिए, करहल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और करहल में एसपी के द्वारा यानी सपा के द्वारा जिस प्रकार की गुंडागिर्दी की जा रही है, इलेक्शन कमीशन का इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये उनकी हार की बौखलाहट को भी प्रदर्शित करता है। एक अटेम्प्ट अपोजिशन की रहती है, आप जब लीड कर रहे हैं कैंपेन को, एक डर पैदा करने की रहती है लोगों में। आप प्रदेश के अल्पसंख्यकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश? हमारे 5 साल के कार्यकाल को प्रदेश की सभी जनता ने देखा है। हमने कानून के राज की बात कही है और मेरी कार्य पद्धति से हर व्यक्ति वाकिफ है। यहाँ चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को पूरी प्रभावी ढंग से यहाँ पे लागू किया। तो इसमें भय और दहशत का माहौल कहाँ से हो जाता है? मैंने ये कहा कि ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है। देखिए, ये तो हर व्यक्ति इम्प्रेशन क्रिएट उसके बारे में किया जाता है जिसकी कार्य पद्धति को देखा ना हो। जी, मेरी कार्य पद्धति से तो यहाँ का बच्चा वाकिफ है। हाँ, लेकिन आप और मैं इस बात को कह सकता हूँ जी, कि मुस्लिम मतदाताओं में मुस्लिम महिलाओं ने जी, और बेटियों ने तो खुल के भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। पहले 2 चरणों में हम लोगों ने देखा, जी, खुल के किया है। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों में अपनी एक वो थी, लेकिन उन्होंने तो खुल के दी, क्योंकि सुरक्षा उनको बीजेपी ने दी है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, सम्मान बीजेपी ने दिया है। 3 तलाक, घर गृहस्थी, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे घर गृहस्थी की व्यवस्था संचालित करने का हो, गरीबी उनके पास ज्यादा है। तो उस गरीबी में कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा हो, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो, फ्री में वैक्सीनेशन का कार्य हो, ये काम तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो आपने कहा कि कोविड में सरकार ने आवास की सुविधा का हो, 43.5 लाख गरीबों को एक आवास यूपी में मिले हैं और कोई ये नहीं कह सकता चेहरा देख के दिया है। विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको, और यही गारंटी आने वाले 5 साल। मैं क्या करूं, हमने कहा, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, क्योंकि विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। क्योंकि सीएम साहब, आपके तो जो वस्त्र हैं उनसे भी डर पैदा करने का कोशिश किया जाता है। मैं क्या करूं, ये डर करने वाला वस्त्र नहीं है जी, ये तो सुरक्षा और संरक्षण देने वाले वस्त्र हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।